हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बलजीत। तो आपसे ये बात डिस्कस करनी थी या ये बात समझनी है कि जो इंडिया ब्लॉक है या जो बीजेपी इस समय दिख रही है ग्राउंड लेवल पे या सोशल मीडिया पे, कि भाई सीटें 150 से ज़्यादा या 150 के पार नहीं हो पा रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है या ये कैसे काम करेगा, ये समझने वाली बात रहने वाली है। तो यहाँ से अब किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। अब इस मुद्दे को समझने के लिए हम योगेंद्र यादव, जो कि आपको पता है कि एक काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट भी हैं और अपना इकोनॉमिक सोशल पे इन चीज़ों पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। जो पॉलिटिक्स पे उनकी नज़र है सो है ही है। तो इनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने ये बात कह दी है कि बहुत सारी सीटों पे तो कह लो अब चुनाव निकल ही चुका है। सिर्फ पाँचवें चरण में या छठे चरण में जो रह गया है सब वो रह गया है। तो मोटा मोटी एक तरीके से ये चुनाव जो है पूरा का पूरा हाथों से निकल चुका है। अब ये हाथों से निकल चुका है, लेकिन ये गया किसके हाथों में ये समझना पड़ेगा। तो आओ उनकी वीडियो से समझें और आगे इस चीज़ को देखें। आइए। नमस्कार। देश का चुनाव अब पांचवें चरण में पहुंच चुका है। हाँ वोटिंग जी, चल रही है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अभी तक हमने पांचवें चरण बिल्कुल। में तमाम राजनीतिक पंडितों से इलेक्शन का आकलन समझा, लेकिन एक बात तो है, योगेंद्र यादव सर के ये आकलन के समझने बिना वाली बात है ये। कोई भी इलेक्शन का आकलन अधूरा ही रहता है। योगेंद्र सर हमारे साथ हैं क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो मरीज को चेहरा देख करके नहीं बल्कि उसकी नब्ज पकड़कर बीमारी बताते हैं। और यहाँ योगेंद्र से सर निकलेगा तमाम क्या। राज्यों के इलेक्शन में नब्ज पकड़ चुके हैं और उनको पता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि एकदम देखने वाली क्लियर कट बात तो बात यही करते हैं रहने वाली योगेंद्र है। सर। योगेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम राज्यभर शुक्रिया। सीटों पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो पांचवा चरण है आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपको ध्यान होगा प्रज्ञा जी, पहले 2 चरणों के बारे में मैंने कहा था, उसमें एनडीए को 10-10 सीट का नुकसान होगा। तीसरे चरण के बारे में कहा था कि इसमें एक चरण में ही 20 सीट का नुकसान हो जाएगा। चौथे चरण को मैंने कहा था ड्रॉ होगा, क्योंकि बीजेपी को कुछ नुकसान होगा तो कुछ फायदा भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में। ये जो पांचवा चरण है, ये सबसे छोटा चरण है इस चुनाव का, क्योंकि केवल 49 सीटों पे चुनाव है जी। और मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव है, बाकी सब जगह छोटे छोटे चुनाव है। लेकिन छोटा होने के बावजूद दो चीजों के कारण महत्वपूर्ण है। एक तो बहुत वीआईपी सीट्स हैं यहाँ पे, रायबरेली और अमेठी अब भी है इसमें और कई यही चीज़ और वीआईपी समझने वाली सीट्स है हैं। कि ये पॉइंट दूसरा, कहाँ से आ रहा है। इस छोटे से चरण में ही एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। हम्म। मोटे तौर पे कहूं तो यहाँ एक चौथाई सीट का नुकसान होने की संभावना है एनडीए को, जबकि हम्म। पिछली बार बहुत बड़ा चरण था और लगभग कोई नुकसान नहीं था एनडीए को। और उसकी मुख्य वजह ये है कि इस बार जिन दो बड़े राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश जहां 14 सीट पे चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा राउंड है उत्तर प्रदेश के लिए ये, और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा राउंड जहां 13 सीट पे हो रहा है। और संयोग ये है कि उत्तर प्रदेश की 14 में से 13 सही सही। और महाराष्ट्र की 13 में से 13 हम्म। सीटें पिछली बार एनडीए के खाते में गई थी। मतलब उनके पास गेन करने को कुछ नहीं है, सिर्फ लूज करने को है। और संयोग ऐसा है कि इन दोनों प्रदेशों में एनडीए को लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये एनडीए के लिए बड़े लॉस का राउंड हो सकता है। 49 में से 15 सीट तक का नुकसान हो सकता है सीधे यहीं पे सही बात एनडीए है। को। तो ये बड़े झटके का राउंड है बीजेपी के लिए। वो एक वो है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वो कबीर का एक दोहा है तीर के बारे तो में। घाव तो तो लगातार 4 चरणों तक बीजेपी को मिल ही रहे हैं, अब ये पांचवा चरण और गंभीर घाव देने सही वाला है। कहा। ये बड़ा है, जैसे मैंने कहा, हर राउंड में अलग अलग स्थिति है। पहला राउंड में 100 से ज्यादा सीट थी, लेकिन बीजेपी एनडीए को केवल 10 सीट का नुकसान था। हाँ। इस राउंड में सीट केवल 49 है, लेकिन 10 सीट से हाँ। ज्यादा का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो अलग अलग स्थिति अलग अलग राज्य की रहती है। सर, अगर 8 राज्यों की बात करें, हम राज्यवार चले, अगर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्या देख रहे हैं आप? आपका आकलन क्या कहता है? मैं राज्यवार गुणा गणित समझना चाह रही हूँ।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की सीट जो है वो वैली की सीट सही है। कह रहे हैं। वो एनसी के पास जाने वाली सीट है। लद्दाख में इस बार एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई है, वहाँ पे लेह और कारगिल 2 इलाके हैं। लेह जी। वो इलाका है जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, कारगिल हाँ वो जी, इलाका है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है। हम्म वहाँ से बीजेपी का बिल्कुल। कैंडिडेट ज़ाहिर है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी इलाके से है, और अ, आई आई कांग्रेस और एनसी गठबंधन ये ने समझने भी वाली बात रही वहीं है। से दिया, तो हम्म लेह इलाके से दिया है। तो दोनों कैंडिडेट वहां से आने से जो कारगिल इलाका है वहां ये हो गया, अच्छा दोनों कैंडिडेट यहाँ से दोनों ही हमारे निकलेगा बाहर के क्या? हो गए, वहां 50-50 पॉपुलेशन है। हम्म तो इसलिए वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, और वहां क्योंकि देखने वाली बात तो यही रहने कार्यकर्ता, वाली है। और सुना ये है कि वहां पे स्थानीय कार्यकर्ता एनसी के और कांग्रेस के दोनों अपना खेमा छोड़ के उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पीछे लग लिए हैं, तो हो सकता है वहां एक इंडिपेंडेंट आ जाए। खैर हम्म विचित्र स्थिति है वहां तो। हम्म आइए आप जो सबसे बड़े इलाके हैं या दूसरे छोटे राज्यों का भी पहले ब्यौरा कर लें। हम्म बंगाल की जिन सीटों पे चुनाव है उसमें पिछली बार 4 सीट तृणमूल के पास थी, 3 सीट बीजेपी के पास थी। यानी कि यहाँ भी ये वो इलाका था जहाँ बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। जी प्रत्याशित तो उत्तर बंगाल में थी ही। उत्तर बंगाल में जहाँ शुरू में चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी काफी स्ट्रांग है, एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस उसको मिली थी यहाँ पे, जहाँ हम्म विधानसभा चुनाव में पलट गया था। तो ये देखिए यहाँ पे चुनौती है बीजेपी के लिए अब इसमें डिफेंड ये करने चीज़ की समझने चुनौती वाली है, है क्योंकि ये कि ये तृणमूल पॉइंट का कहाँ से हो इलाका रहा है, है? जिस जी इलाके में तृणमूल ने असेंबली इलेक्शन में एकदम सपाचट कर दिया था, जी ये वो इलाका है। तो बीजेपी यहाँ डिफेंसिव पे है, लेकिन हम्म बीजेपी की 3 ही सीट है, तो 1-2 3 सीट सीट है हारने की गुंजाइश बीजेपी के पास यहाँ है। हम्म जो छोटे नुकसान बीजेपी को और हो सकते हैं वो झारखंड है। झारखंड की 3 सीट है, तीनों हम्म सीट बीजेपी ने पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीती थी, हम्म और उनमें से केवल एक कोडरमा है जहां पे बीजेपी को इस बार नुकसान हो सकता है। उनके सामने संयुक्त विपक्ष की तरफ से माले के उम्मीदवार खड़े हुए। अच्छा अ, उड़ीसा सही, का, सही। पश्चिमी उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा में शुरू हुआ था आदिवासी इलाके से दक्षिण के, और अब पश्चिमी उड़ीसा के अंदर वोटिंग हो रही है इस बार 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। पश्चिम उड़ीसा वो इलाका है, उड़ीसा का पिछड़ा हुआ इलाका, जहां से बीजेपी ने अपनी शुरुआत की है। तो इन 5 में से 3 सीट फिलहाल बीजेपी के पास हैं। यहाँ देवेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री भी लड़ रहे हैं संबलपुर से, तो ये जी संबलपुर बड़गड़ वगैरह का इलाका है, जिस इलाके में मैं बहुत गया हूँ घूमने, क्योंकि अच्छा मेरे गुरु सही किशन बात है। पटनायक यहीं से थे। तो हम्म ये इलाका है जहाँ बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया है। और जो खबर है वो है कि बीजेपी अभी भी अपनी स्थिति यहाँ बरकरार रखे हुए है। अच्छा बीजेपी को यहाँ 5 में से 3 सीट ऑलरेडी सही है, कहा। एक आधा गेन हो सकता है, नुकसान होने की खबर यहाँ से नहीं अच्छा है उड़ीसा हम्म से। हम्म फिर बच गए 2 बड़े राज्य। मेरे हम्म ख्याल से सारे राज्य हमने कवर कर लिए 2 बड़े राज्यों हम्म को छोड़ के। हम्म महाराष्ट्र का जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। महाराष्ट्र में पूरा मुंबई में चुनाव हो रहा है, मुंबई के साथ ठाणे में चुनाव हो रहा है, हम्म नासिक का जो प्याज बेल्ट है वहां पे भी चुनाव हो रहा है। इस सारे इलाके में 13 सीट, और 13 की 13 पिछली बार सही कह रहे हैं। बीजेपी बीजेपी के और खाते में शिवसेना को मिल गई थी। हाँ ये शिवसेना का गढ़ है। हम्म इस राउंड में फैसला होगा कि असली शिवसेना कौन सी है। एक तरफ उद्धव जी। ठाकरे की शिवसेना है, दूसरी तरफ हाँ जी, शिंदे जी की शिवसेना है। हम्म मुंबई शिवसेना का अपना बिल्कुल। गढ़ है, मुंबई शिवसेना का गृह है जहां से शुरुआत की थी उसने। और याद रखिए बाकी इलाकों के ये लोग समझने वाली उद्धव बात रही ठाकरे है। को छोड़ के जरूर चले गए, लेकिन मुंबई के एमएलए उनको छोड़ के नहीं गए। हम्म तो मुंबई में वो काफी मजबूत है। मेरी अपनी समझ है कि यहाँ शिंदे शिवसेना यहाँ को से काफी बड़ा निकलेगा क्या? झटका लग सकता है, शिंदे शिवसेना को और बीजेपी दोनों को। बम्बई में क्योंकि उन्हें झटका देखने वाली लगने की बात तो यही संभावना रहने है। वाली है। और ये जो नासिक वाला बेल्ट है जहाँ हम्म इस बार चुनाव हो रहा है, हम्म यहाँ ऑफ कोर्स ये सवाल है कि असली एनसीपी कौन सी है, अजित हम्म पवार वाली या कि शरद पवार जी वाली। हम्म यहाँ भी मेरी समझ है कि शरद पवार की पार्टी ही मजबूत बन के निकलेगी। तो इस राउंड में 13 में से बीजेपी को आधी सीट का नुकसान हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये जो अच्छा 13 एमपी थे, 13 हम्म के 13 एनडीए के थे, फिलहाल उनमें हम्म से 2 उद्धव ठाकरे के पास भी हैं। तो
11 इस वक्त एनडीए के साथ हैं, 2 उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, लेकिन 2019 में वो एनडीए के खाते में ही जाएंगी 13 की 13 सीट। तो इन 13 में से विपक्ष 6-7 सीट पे ये जो गठबंधन है कांग्रेस, शिवसेना हाँ। और शरद पवार जी का, ये गठबंधन यहाँ 6-7 सीट निकाल ले तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इसलिए 6-7 सीटें। ये पॉइंट जी कहाँ हाँ, से आ रहा है? क्योंकि यहाँ प्रकाश अंबेडकर का कोई असर नहीं है। महाराष्ट्र में जो शुरू के राउंड्स थे वहां प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी के ज्वाइन न करने से कांग्रेस वगैरह को कुछ नुकसान हुआ। कई सीटों में जहां वो आ सकते थे, प्रकाश अंबेडकर के पास अभी भी दलित और बहुजन समाज आवाज नहीं आ रही सर आपकी। लेकिन ये स्थिति इन इलाकों में नहीं है मुंबई की, तो इसलिए वहां 6-7 सीट का नुकसान हो सकता है। हाँ। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, जो आपकी और सब लोगों की दिलचस्पी का विषय है। उत्तर प्रदेश में 3 तरह के इलाके यहाँ जा रहे हैं इस बार। एक तो अवध का हिस्सा है जिसमें बाराबांकी है, लालगंज है, मोहनलालगंज है, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद और फैजाबाद, ये सारा है। इनमें देखिए कांग्रेस पिछली बार तो रायबरेली को छोड़ के बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी। तो एक तो अवध का हिस्सा है। फिर थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ चले तो 2-4 सीट पूर्वांचल की भी है यहाँ पे। 3 सीट जिसमें ये जालौन, हमीरपुर, नहीं ये तो बुंदेलखंड की है। जालौन, हमीरपुर, बांदा और चौथी, इनकी 4 सीटें बुंदेलखंड, पूरा का पूरा बुंदेलखंड जा रहा है, 4 सीटें। और पूर्वांचल की 3 सीट है, केसरगंज है, उससे जुड़ी हुई 2 और सीटें भी हैं पूर्वांचल। इन तीनों को अलग अलग करके देखिए। ये जो बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी मजबूत रही है, बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर कहीं सपा को उम्मीद हो सकती है तो बांदा में हो सकती है, जहां विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रही थी। सपा यहाँ वापस रीगेन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इलाका है जहां बसपा को बहुत अच्छा वोट हुआ था एक जमाने में। बसपा का वोट गिर रहा है, लेकिन क्या बसपा के गिरते वोट की हकदार सपा बन पाएगी या कि वो बीजेपी की तरफ खिसकेगा? ये इलाका यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीद विपक्ष नहीं लगा सकता। जो पूर्वांचल की 3 सीटें जा रही हैं इस बार, वहां पे भी 1 सीट पर सपा को उम्मीद हो सकती है इन 3 में से। एक क्षण के लिए उसका नाम भूल रहा हूँ। ये सीट यहाँ जुड़ी हुई है, कैसरगंज, गोंडा, गोंडा, और एक तीसरी सीट भी है जहाँ इसको थोड़ा सा उम्मीद है पूर्वांचल की एक तीसरी सीट यहाँ से निकलेगा क्या। और फिर जो ये अवध की 5 सीटें जा रही हैं, मेरी समझ है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद यहाँ से होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां रायबरेली और अमेठी है, लेकिन इस पूरे इलाके में एक तो विधानसभा चुनाव में यहाँ सपा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, और दूसरा जो जमीनी हकीकत हमने देखी और जमीनी रिपोर्ट है, यहाँ मार्जिन बहुत कम है बीजेपी के पास, और जमीनी रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि यहाँ पे इस मार्जिन को ओवरकम किया जा सकता है, सिवाय शायद फैजाबाद के, जहाँ बीजेपी, फैजाबाद हमें बताना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ अयोध्या भी, अयोध्या बिल्कुल, जिस पर जहाँ पर राम मंदिर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिलहाल फैजाबाद है, अगली बार तक जरूर उसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो फैजाबाद ही नाम है। तो वहाँ ऑपोजिशन के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन बाकी चारों में ऑपोजिशन को एक अच्छी उम्मीद हो सकती है। तो अगर कठिन इसलिए हो सकता है क्योंकि फैजाबाद में राम मंदिर का ज्यादा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, इसलिए जी वो भी है, और मार्जिन हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ कुछ हो सकता है। तो कुल मिला के आप समझिए यहाँ भी 13 में से 6 की उम्मीद ऑपोजिशन कर सकता है इस राउंड में। तो इसीलिए मैंने कहा 6-7 सीट ऑपोजिशन छीन सकता है महाराष्ट्र में, कोई 6 के करीब उत्तर प्रदेश में छीन सकता है, और 1 सीट मान लीजिए झारखंड में, और 1 सीट समझ लीजिए वहां बंगाल में। तो 13-14 सीट का नुकसान एनडीए को इस राउंड में हो सकता है, जबकि केवल 49 सीटें यहाँ स्टेक पे हैं। तो इस लिहाज से वो मैंने कहा था ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर इस बार जी। तो अब ये 5वां चरण जो है सर, इसमें तो थोड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ये जो राशन बेल्ट आ जाएगी,
इसमें बीजेपी कुछ मजबूत हो जाएगी। लेकिन आप तो बता रहे सही हैं कि बात है। बेहद नुकसान इस राशन बेल्ट में भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे राशन बेल्ट वगैरह नहीं मानता, ये इस हाँ। तरह के नाम बीजेपी चलाती रहती है। हम्म। लेकिन ये जो इसका दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा। सही देखिए, कहा। ये बात बुंदेलखंड के बारे में कही जा सकती है। हाँ। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इस देश के सबसे अति पिछड़े इलाकों में से एक है हाँ। बुंदेलखंड। जी। उसको राशन बेल्ट वगैरह कहना, ये तो बीजेपी वालों की मानसिकता दिखाता है कि इन्हें गरीब पिछड़ा व्यक्ति ऐसा नजर आता है। लेकिन सच बात यह है कि इस इलाके में मूलतः बीजेपी बनाम बीएसपी लड़ाई हुआ करती थी। सपा यहाँ जी। बहुत स्ट्रांग पार्टी होती नहीं थी। हम्म। सपा उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी की एक मजबूती रही है। सही वहां कह से रहे हैं। उसको डिसलॉज करना कठिन होगा, ये मैं भी यहाँ स्वीकार, ये हम्म। इससे सहमत हूँ। लेकिन अवध में मुझे एक अलग स्थिति नजर आती है और मुझे लगता है कि अवध में फिजा बदली है, जो मैंने खुद भी देखी थी। इसलिए अवध की हाँ जी। सीटों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा मुझे महसूस लखनऊ लखनऊ बिल्कुल। लखनऊ में शहरी सीट है, बीजेपी के पास हमेशा स्ट्रांग रही है और लखनऊ जैसी सीट को पलटना ये बहुत समझने वाली कठिन बात रहेगा है। ऑपोजिशन के लिए। और रायबरेली अमेठी की फाइट को कैसे देख रहे हैं आप? रायबरेली क्या देखिए, एकदम रायबरेली बिल्कुल एक पक्ष एकतरफा में है, चाहे निकलता उसपे हुआ जा रहा है। खबरें जो भी यही आप मैं जा बना रही थी। खबरें यहाँ से बनाना मीडिया निकलेगा का क्या? काम है, और जिस मैच में कुछ देखने लायक नहीं हो उसको अंतिम मौके तक सस्पेंस बना के रखना जरूरी होता है। देखने वाली लेकिन बात तो रायबरेली यही में कोई रहने वाली है। सस्पेंस है नहीं, बिल्कुल हो। हाँ। पिछली बार 1.5 लाख से जीती थी। मैं समझता हूँ हम्म। इस बार राहुल गांधी और प्रियंका ने काफी मेहनत की है, हाँ। तो हो सकता है 1.5 लाख के बजाय 2-2.5 लाख से जीत जाएंगे, वो कोई अमेठी। इशू नहीं है। अमेठी सवाल है, वहां कांग्रेस ने पता नहीं जानबूझ के अनजाने में एक स्मार्ट रणनीति कर दी है। अब अमेठी के अंदर अगर स्मृति ईरानी जीत गई तो कोई खबर नहीं है भाई किससे, हाँ। कोई केएल शर्मा जी हैं जिनसे जीती हैं। हालांकि केएल शर्मा बहुत मजबूत आदमी है और वहां पे 20 साल से उस पूरे इलाके को मैनेज तो केएल शर्मा ही कर रहे हैं। और अगर स्मृति ईरानी हार गई केएल शर्मा से, तो आप बताइए कितनी भद्द होगी, है ना? तो मेरी अपनी समझ है कि वो हार रही है। मार्जिन बहुत बड़ा भला ना हो, राहुल गांधी खड़े होते तो बड़े मार्जिन से हारती, लेकिन यहाँ भी हार सकती, हार रही है, शायद काफी स्ट्रांग हो अब जाएगा, इसमें लेकिन यही चीज हार समझने सकने वाली की है कि संभावना से आप ये इनकार न पॉइंट कहाँ से कीजिए, आ रहा है। क्योंकि नंबर एक उनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों को उनका व्यवहार, उनका तरीका, उनका जो एक अहंकार है वो पसंद नहीं आता और लोगों को महसूस होता है काम तो कुछ खास ज्यादा किया नहीं, एक इलाके में किया, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि वहां किया, बाकी जगह सर तो काम आपने तो ग्राउंड में देखा है, क्षत्रिय समाज की नाराजगी हमने रायबरेली अमेठी में भी देखी कि हाथ में गंगा जल लेकर कस्में खाई करनी सेना ने कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और ना ही राजपूत समाज के लोगों को दिलाने देंगे। अब वही पूर्वांचल शिफ्ट हो गई है करनी सेना, यानी कि धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं तो पूरा कैप्चर कर रही है। राजपूत समाज की जो नाराजगी है वो हर चरण में दिखाई दे रही है। अब इस 5वें चरण में आपको कितना ज्यादा इम्पैक्ट लगेगा कि ये अगर बीजेपी इतनी सीटें हार रही है तो इसमें इतना इम्पैक्ट राजपूत समाज की नाराजगी का भी है? मैं इसे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता, कुछ इलाकों में जरूर मानता हूँ, लेकिन यहाँ राजपूत समाज संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा समाज नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था देश में, सही बात है। जो सवर्ण अगड़ा समाज जो था उसकी जातियों की चर्चा बहुत होती थी, क्योंकि जो सत्ता में रहता है उसकी चर्चा बहुत होती है, उसकी संख्या बहुत कम होती है। धीरे धीरे लोकतंत्र आया तो अब संख्या बल हावी होने लगा है। तो पहली बात तो कि राजपूत समाज की संख्या इतनी बड़ी नहीं है इस इलाके में। दूसरा कि कितना भी कर लें, ऐसा नहीं होने जा रहा कि कोई 70% या 60% राजपूत बीजेपी के खिलाफ चले जाएंगे। अंततः ले दे के देखिए, इस देश में बड़े वोट बैंक की चर्चा होती है और वोट बैंक मुस्लिम यादव वोट बैंक, बहन जी का जाटा वोट बैंक, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते नहीं है कि अगड़ी जातियां इस देश का सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ वोट बैंक है बीजेपी के लिए पूरे देश भर में। ये तो इससे बड़ा वोट बैंक क्या हो सकता है, लेकिन वोट बैंक का स्टिकर दूसरों के चेहरे पे चिपका हुआ है, बीजेपी के चेहरे पे चिपका नहीं। तो इसलिए मुझे जल्दी से भरोसा नहीं होता कि उसके बारे में बहुत बुनियादी बदलाव वहां हो रहा है। लेकिन बीजेपी बाहुल इलाकों में ये देखने को मिला है कि जो बीजेपी का वोटर है वो उदास है, निराश है, निकलकर वोट करने नहीं जा रहा है, वो किसी और को भी वोट नहीं कर रहा है, विपक्ष को भी वोट नहीं कर रहा है, तो बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये संभव है, ऐसा हो, ये बात संभव है। उत्तर प्रदेश में वोट भी कम हो रहा है,
बाकी हाँ। राज्यों में इतना कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में वोट गिर रहा है, यहाँ से जी। हर निकलेगा बार क्या? गिरा है। तो ये आखिरी किसके राउंड लिए में नुकसान? बाकी देश में आखिरी राउंड तक क्योंकि आते-आते देखने वाली 0 हो बात तो गया यही था, रहने लेकिन वाली है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, सब तरफ नुकसान है। अब उसकी 2 अलग-अलग व्याख्याएँ हैं। बीजेपी वाले कहेंगे कि भई हमारे पास तो कैडर है, हम तो अपना वोट डलवा लेते हैं, ऑपोज़िशन से ही नहीं डला होगा। मुझे कहीं लगता है कि ये जो एक उत्साह का अतिरेक था 2014 में और एक लगभग उन्माद की स्थिति थी 2019 में, वो घटने की वजह से कुछ लोग जो सिर्फ इसलिए 19 में निकले थे कि अरे मोदी जी के लिए करना है बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, वो इस बार उतना वैसा उत्साह महसूस नहीं करते, ऐसी मेरी धारणा है। लेकिन इसके बारे में कोई अंतिम प्रमाण के साथ कहना कठिन होगा। अंडर करंट क्या है सर आज के इस 5वें चरण का? जैसा मैंने बताया, हर राज्य में एक ही अंडर करंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, जी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चुनाव की हुँ। है। 2019 के अब चुनाव में इसमें यही स्थिति चीज़ ये थी समझने कि वाली है पूरे कि देश में ये आप एक पॉइंट करंट कहाँ देख से हो रहा है? सकते थे। हुँ। 2024 के चुनाव की विशेषता ही ये है कि यहाँ हर राज्य में अलग तरह का चुनाव हो रहा है। उड़ीसा के चुनाव पे बिहार और उत्तर प्रदेश का कोई असर नहीं है। तेलंगाना में अलग तरह का चुनाव हुआ है। तो वापस हम स्थानीय और राज्य स्तरीय चुनाव की तरफ जा रहे हैं। भारत की राजनीति दोबारा नॉर्मल पॉलिटिक्स की तरफ आ रही है। जी। ये ज़्यादा है। जहाँ तक अंडर करंट है, मेरी अपनी समझ इन 2 बड़े राज्यों है, अब आप सबको यदि जोड़ दीजिए, बिहार समेत, शायद बिहार की हमने चर्चा सही, हाँ, नहीं सही। हाँ, की। बिहार छूट गया बिहार सर। की हाँ, बिहार छूटा है। 5 सीट हुँ। हैं बिहार की, जो हुँ। गंगा पार मतलब उत्तर वाली ये सीटें हैं। हुँ। हुँ। हाजीपुर, वैशाली, सारण, ये इलाके वाली, और 2 मिथिलांचल की सीटें हैं। पाँचों बीजेपी के पास थी, पाँचों में अच्छा हुँ। मार्जिन है, और यहाँ कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन अच्छा। 1 या 2 सीट खींच ले तो काफ़ी होगा। हुँ। तो कुल मिला के इस राउंड में आप देखिए ना, 1-2 सीट सही बात बिहार है। से, 1 सीट शायद झारखंड से, 1 सीट शायद बंगाल से, हुँ। लेकिन 6-6 सीट उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। ये कुल मिला के तो मतलब 15 सीट तक का लॉस हो सकता है। ये बहुत बिल्कुल। सही अपने आप कहा। में एक हुँ। बड़ा, अब इसे आप अंडर करंट कह लीजिए, ओवर करंट कह लीजिए, हुँ। जो भी नाम दीजिए, लेकिन ये झटका दे करंट है और झटका दे हुँ। सकता है। असली बात यही है। हुँ। सर इतना बड़ा झटका बीजेपी को मिल रहा है और इस वक़्त हम देख रहे हैं बीजेपी चारों तरफ से फँसी हुई है। चाहे वो आरएसएस को लेकर जो जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए हैं, सक्षम पार्टी हैं, तो हमें अब ज़रूरत नहीं है आरएसएस की। बल्कि एक चीज़ जो ग्राउंड पर सर मैंने भी हमेशा देखी, मैंने राजस्थान का जब चुनाव कवर किया तो मैंने देखा कि आरएसएस का जो कैडर है, वो ज़मीन पर निकल सही कह कर रहे हैं। जो उनके वोटर्स हैं, उनको पोलिंग बूथ तक लाने की भरसक प्रयास करता है, जी जान लगा देता है। और हर चुनाव में हमने ये देखा है। लेकिन इस बार सर बड़ा